हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमसे उन रूल का वायलेशन हो जाता है और जब रूल का वायलेशन होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमें फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को इन सब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सबका समाधान हो जाना निश्चित है। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में और इस वीडियो के अंदर दी गई जो भी जरूरी जानकारी है, अगर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों इससे पुरानी वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट के एक पर्टिकुलर एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जरूरी से जरूरी जानकारी हम समझ चुके हैं, उसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको भी मैं आपको 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए पूरा का पूरा विस्तार से समझा चुका हूं। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसका भी पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक जितने भी पॉइंट है उसके बारे में भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आज ये समझ लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन से पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 11 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि ये पॉइंट नंबर 11 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो फिर वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनसे संबंधित वो हमसे जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। नंबर 1 जो हमसे वो इंस्पेक्शन करते हैं, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, तो उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट से रिलेटेड लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे ऑफिस का, हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड नंबर 6 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर इंस्पेक्टर्स हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
सो दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के हर एक पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं, पूरा विस्तार में समझ चुके हैं, 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए समझ चुके हैं। पुराने वीडियोस में दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को, एक एक रूल को समझ चुके हैं, बारीकी से समझ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ये उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हो सकता है कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये पंजाब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड भी पूरी विस्तार से समझ चुके हैं, पूरे विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। इसके भी दोस्तों हम 6 डिफरेंट वीडियो जारी कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक के सारे डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे चुका हूं, विस्तार में बता चुका हूं मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी। आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, ये भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और लास्ट में दोस्तों जब मेरे वीडियोस आएंगे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट से संबंधित, तो ये पूरा एक्ट भी क्या है पूरा हम समझेंगे, किस चीज पर यहाँ पे प्रतिबंध है, हमें अगर कोई हमारे यहाँ पर एडोलेसेंट वर्कर है तो उसके साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके वर्किंग आवर्स क्या रहने वाले हैं, उसकी पेमेंट कैसे रहने वाली है, ये सब विस्तृत जानकारी हम लेंगे, पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो आगे बढ़ने से पहले जब दोस्तों कोई भी लेबर इंस्पेक्टर हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म, वो पूरा कंप्लीट सर्वे करने के बारे में बाद में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद में आपके एक एक रिकॉर्ड को चेक करने के बाद में वो पूरा भर करके दे करके जाते हैं। ये जो फॉर्म हम बात कर रहे हैं ये उसकी पेज नंबर 1 है। इसके अलावा इसका एक पेज 2 भी है जो कि हम अगले स्लाइड पे उसको भी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि उस पेज नंबर 2 के अंदर कौन सी जानकारी है। तो दोस्तों पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इन फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो कि हमें एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनर हमको समझनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। साथ में दोस्तों जिस डेट में इंस्पेक्शन किया जाएगा उस इंस्पेक्शन की डेट भी यहां पर लिखी जाएगी। यहां पे समय लिखा जाएगा जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी लिखा जाएगा और साथ में दोस्तों प्लेस भी लिखा जाएगा जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, अगर किसी वजह से आपके भोपाल शहर के अंदर इंस्पेक्शन हो रहा है तो यहां पर वो दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपका ये भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक पॉइंट के रिलेटेड, हर एक एक्ट से रिलेटेड वो अलग अलग फॉर्म को यूज करते हैं। ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म जो है दोस्तों ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से रिलेटेड ही है। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, एक ही एक्ट से रिलेटेड है और वो एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, उसी के सारे पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों आगे पढ़ते हैं, यहां पे आप जिस नाम से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं वो नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस भी लिखा जाएगा। जिस नाम से आपकी कंपनी चल रही है आपके कंपनी की, आपके बिजनेस की ईमेल आईडी भी यहां पर लिखी जाएगी और साथ में आपके बिजनेस का जो मोबाइल नंबर है वो भी दोस्तों यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमें पता है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम इसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमको मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहां पे लिखना होगा और साथ में हम जिस तरीके के वर्क को कर रहे हैं यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो भी यहां पर लिखी जाएगी। हो सकता है कि हमारा कोई ऑफिस वर्क हो सकता है कोई शॉप हो, कोई होटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो या कोई फैक्ट्री हो, तो जो भी नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी हम काम कर रहे हैं वो यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए अभी ले लेते हैं कि सपोज कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो यहां पे ये फैक्ट्री वो लिख करके जाएंगे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी। अब इसके बाद में दोस्तों आपके कंपनी के जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस क्या है ये यहां पर लिखा जाएगा। साथ में आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, उनका अलग अलग नंबर क्या है, मेल कितने वर्कर्स हैं, फीमेल कितने वर्कर्स हैं, उनका यहां पे नंबर लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जो मेल वर्कर हैं मान लेते हैं कि वो 40 हैं और जो फीमेल वर्कर हैं वो भी टोटल मिलाकर के 40 हैं, तो ये टोटल नंबर दोस्तों हो जाता है 80।
इसके बाद में दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि नॉर्मली जो ऑनर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं ऑनर अवेलेबल नहीं हो। तो दोस्तों क्या लगता है कि अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है तो क्या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो अपना काम करने आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, भले ही वो ऑनर के एब्सेंस में किया जाए। तो अब ऑनर की एब्सेंस में तो किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? तो कंपनी के कोई और अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, तो जिनकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर हैं ये भी लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि इन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंस्पेक्शन किया गया। दोस्तों अब देखिए यहां पे कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 है, इससे रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं? 18, 19, सेक्शन 18, 19, 14, 17 एंड 24 के अकॉर्डिंग ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं। इनके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 से लेकर के बहुत सारे पॉइंट हैं, 13 पॉइंट यहां पर हैं और कुछ पॉइंट अगले पेज पर भी हैं। तो हम इन सारे के सारे पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो पॉइंट नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इतने सारे पॉइंट हैं, इन सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो के जरिए समझा पाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। तो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों मेरे इन वीडियोस को जाकर के जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों इंस्पेक्शन करने के बाद में, पूरा रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में इन सब जगहों पर कहीं पर वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यस लिख देते हैं, कहीं पे वो नो लिख देते हैं, कहीं पे यस लिखते हैं, कहीं पे नो लिखते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कहां पे वो यस लिखते होंगे और कहां पे नो लिखते होंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि पूरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में जो लगता होगा लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कि आपकी कंपनी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही है, तो उसके लिए तो वो यस लिख देंगे। और जहां भी कभी उनको रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी लगी या कुछ ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं किया है तो वहां पे वो नो लिख करके जाएंगे। नो का मतलब होता है कि वायलेशन। दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार हम तो सारे रूल को फॉलो करते हैं, तो फिर हमारे लिए किसी पॉइंट पे नो कैसे लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जानकारी ना होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी की वजह से हमसे अननोइंगली किसी ना किसी रूल का वायलेशन हो जाता है और रूल का वायलेशन हो जाता है तो दोस्तों फिर हमें परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे सारे के सारे वीडियोस को देखिए और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि ये कौन सा रूल है और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था और क्या नहीं करना था। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि आपको जैसे पता ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी हमको मिल गई, हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके फाइल में लगा दिया। हमको ऐसा लगा कि हमने तो रूल को फॉलो कर लिया। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या सारे रूल फॉलो हो गए? जी नहीं दोस्तों, यहां एडिशनली एक रूल और ये भी कहता है कि आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी एक विजिबल, एक प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखनी है। अब दोस्तों चूंकि आपको इस रूल के बारे में जानकारी नहीं थी, आपने उसको कॉपी को लगाया नहीं किसी विजिबल प्लेस पे। और वो विजिबल प्लेस क्या हो सकता है? वो कोई वॉल हो सकती है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, कोई भी जो भी आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस है उसके अंदर। अब आपने वो लगा के नहीं रखी, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्हें वो कॉपी वहां पे मिली नहीं। जब कॉपी नहीं मिली तो फिर क्या हुआ? यही हमसे एक रूल का वायलेशन हो गया। और रूल का वायलेशन होगा तो दोस्तों परेशानी तो होगी ही होगी। तो परेशानियों से बचना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसके हम पेज नंबर 2 को समझ लेते हैं कि उसके अंदर कौन सी जरूरी जानकारी है। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड, तो मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जो आपकी कंपनी के अंदर, जो आपके बिजनेस है उसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों का कथन दर्ज किया गया। मतलब वो आपके एम्प्लॉइज से मिलकर के, पर्सनली उन एम्प्लॉइज से मिलकर के उनकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनके बारे में यहां पर लिखा जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां पे तो सीरियल नंबर ही दिया हुआ है।
अब उनके लिए कोई फिक्स नहीं है कि वो केवल 2 ही एम्प्लॉय से बात करेंगे, 4 से ही करेंगे। उनका जितना मन करे वो 2 से, 4 से, 8 से, 10 से, 12 से, कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं। उनकी डिटेल लिखेंगे। यहां पर देखिए जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनका नाम, उनका एड्रेस लिखा जाएगा, उनसे पूछ करके, साथ में वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि क्या वर्क वो परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई अकाउंट्स का बंदा हो सकता है कोई मार्केटिंग का बंदा कोई हो सकता है कि प्रोडक्शन का बंदा हो, जो भी कुछ है तो वो किस टाइप का काम कर रहे हैं वो यहां पे रिकॉर्ड लिखेंगे, वो भी उस एम्प्लॉय से पूछने के बाद। अब ये भी पूछा जाएगा कि वो एम्प्लॉय कंपनी में कितने दिन से काम कर रहा है। हो सकता है कोई कहे 6 महीने, कोई कहे 2 साल, कोई कहे 1 साल, जो भी कुछ है उनसे पूछने के बाद में यहाँ पे डिटेल लिखी जाएगी। उनके जो वर्किंग आवर्स हैं ये भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। कोई कहेगा कि मेरे वर्किंग आवर्स 10 to 6 है, 9 to 5 है, क्योंकि कई कंपनीज के अंदर क्या होता है अलग अलग शिफ्ट भी होती है, तो अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग उनके टाइमिंग भी अलग अलग हो सकते हैं, तो वो भी उनसे पूछ करके उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी नोट किए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों उन एम्प्लॉय से यह भी पूछा जाएगा कि उनको कंपनी के द्वारा कितना वेतन दिया जा रहा है, कितनी सैलरी उनको मिल रही है, ये भी दोस्तों यहां पे लिखा जाएगा, वो भी एम्प्लॉय से पूछने के बाद। और लास्ट में हर एक एम्प्लॉय के यहां पे सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 पॉइंट और भी हैं, इनके बारे में भी हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अब यहां पे दोस्तों आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। अब ये टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, एक तो पर्टिकुलर डेट के बारे में है और यहां पे इस टेबल के अंदर कुछ अमाउंट दी गई हैं। ये अमाउंट दोस्तों जो है ये मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड अमाउंट है, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, डिसाइड करती है। दोस्तों ये जो रेट यहां पे लिखे हुए हैं ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित ये रेट है, मिनिमम वेजेस रेट है, और वो भी कब जारी किए गए हैं, 1 अक्टूबर 2024 को। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देखें, हो सकता है कि 2 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद देखें, या किसी अदर स्टेट में भी हो सकता है देख रहे हो, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और उस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग इन सारे के सारे अमाउंट को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों समझते हैं यहाँ पे कि जो हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले होता है एक अनस्किल्ड वर्कर, एक होता है स्किल्ड वर्कर, एक होता है आपका सेमी स्किल्ड वर्कर और एक होता है आपका हाई स्किल्ड वर्कर। तो चारों कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस रेट तय किए हैं, इतने तो आपकी कंपनी को देने ही देने हैं, इतना मिनिमम तो देना ही देना है। इससे ज्यादा आप जितना चाहें देना उतना दे सकते हैं, लेकिन इससे 1 रुपया कम भी आप नहीं दे सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी 1 रुपया कम भी इस मिनिमम वेजेस रेट से कम दे रही है तो रूल का वायलेशन कर रही है, और अगर रूल का वायलेशन हो रहा है तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो समझते हैं दोस्तों यहां पे क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए लिखा हुआ है 393 रुपीज पर डे, और अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 10,225 रुपीज। यहां लिखा हुआ है स्किल्ड लेबर के लिए आपका 479 रुपीज पर डे, और मंथली कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 12,460 रुपीज पर मंथ। आपका जो सेमी स्किल्ड वर्कर है उसके लिए आ जाता है 426 रुपीज पर डे, और मंथली कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 11,082 रुपीज पर मंथ। और अगर हम हाई स्किल्ड वर्कर की बात करते हैं तो 529 रुपीज पर डे, और ये मंथली आ जाता है कैलकुलेट करके 13,760 रुपीज पर मंथ। दोस्तों ये जो रेट है कैटेगरी वाइज तो इतना मिनिमम पे करना कंपलसरी है। तो दोस्तों बस 2 चीजों को ध्यान में रखना है, एक डेट को ध्यान में रखना है, और एक इस जो ये टेबल है ये एमपी गवर्नमेंट वाला जो टेबल है वो है, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। क्योंकि वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं तो इसलिए मैंने यहां पे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लिया है दोस्तों आपके लिए। अब दोस्तों आगे यहां पे क्या कह रहा है समझते हैं कि यहां पे एक चीज लिखी हुई है उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण। अब उल्लंघन कैसा, वायलेशन कैसा? वायलेशन दोस्तों ऐसे हो सकता है कि एमपी गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर को ये रेट जारी कर दिए कि आपको इतने मिनिमम वेजेस पे करने, आपको जानकारी नहीं है, आप पुराने वाले रेट से पे किए जा रहे हैं। सपोज कि एग्जांपल के लिए एक ले लेते हैं कि जो अनस्किल्ड लेबर है उसका रेट है 10,225 रुपीज पर मंथ, और वो 1 अक्टूबर से है। आप पुराने वाले रेट पे कर रहे हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आप 8,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं उसको, लेकिन वो रेट 1 अक्टूबर से चेंज हो चुके हैं। आपके यहां पर इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर साहब आते हैं जनवरी 2025 में, तो अब वहां देखते हैं कि आप तो 8,000 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2,225 रुपीज कम पे कर रही है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एज पर रूल।
मतलब वायलेशन कर रही है। अब वायलेशन कर रही है तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, और साथ साथ में क्लैरिफिकेशन के अलावा दोस्तों आपको एरियर भी पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जिसको कि आपने कम पे किया। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ्स, तो 4 मंथ का एरियर मतलब जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 2225 रुपीज पर मंथ 4 से मल्टीप्लाई करके उतना आपको एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एरियर। अब यहां पे साथ में आपने एक जो भी आपने एरियर पे कर दिया उस एम्प्लॉय को, तो ये पूरा क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट आपको कुछ टाइम देगा, पेमेंट के लिए भी और क्लैरिफिकेशन के लिए भी। मान लेते हैं 7 डेज का टाइम, 10 डेज का टाइम, 5 डेज का टाइम, जो भी टाइम आपको दिया जाता है उतने दिनों के अंदर उस एम्प्लॉय को एरियर भी पे करना है, और साथ साथ में आपको पूरा क्लैरिफिकेशन भी देना है उस लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में कि भैया देखो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और मैंने इनको एरियर पे कर दिया है। अब पूरा कंप्लीट सर्वे हो गया, पूरे सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, इसके बाद में सारी डिटेल फिल हो गई, तो जो इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन किया उनके सिग्नेचर यहां पर किए जाएंगे, साथ में आपकी कंपनी की एक मोहर भी लगवाई जाएगी, सील लगवाई जाएगी, और जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल होने के बाद में इसकी एक कॉपी दोस्तों आपको दे दी जाएगी और इसकी एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम यहां जो बात कर रहे हैं हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के पॉइंट नंबर 11 के बारे में बात कर रहे हैं। हम पॉइंट नंबर 11 को समझने वाले हैं। क्या कहता है पॉइंट नंबर 11? तो ये कहता है वार्षिक विवरण फॉर्म क्रमांक 3 में, यानी कि ये पूरा एनुअल रिटर्न, और वो भी फॉर्म 3 के अकॉर्डिंग, ये यानी कि जो फॉर्म 3 है इसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है। और ये रूल क्या लग रहा है? रूल लग रहा है 22(4) के अंतर्गत कार्यालय में प्रस्तुत। और ये आपको इस फॉर्म 3 के अंदर ही पूरी डिटेल फिल करने के बाद में लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के सबमिट करना है दोस्तों, अपने पास नहीं रखना है, सबमिट करना है। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 3। तो यहां पे सबसे पहले तो दोस्तों देख लीजिए कि ये आपका फॉर्म 3 है, जिसके अकॉर्डिंग इसी वीडियो में आगे मैं आपको इस फॉर्म 3 की कॉपी भी दिखाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा कि फॉर्म 3 में क्या है। सबमिटेड टू द ऑफिस, और ये आपको ऑफिस में सबमिट करना है। अब किस ऑफिस में सबमिट करना है? लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में, अंडर रूल 22(4). अब यहां पे रूल 22(4) लग रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्तों? एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 3। तो ये फॉर्म 3 में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है, सबमिट टू द ऑफिस अंडर रूल 22(4) ऑफ, और ये रूल 22(4) किसका है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है। रेफर्स टू अ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है दोस्तों, कंपल्सरी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। ईयरली रिपोर्ट, ये आपको अपनी कंपनी की पूरी ईयरली रिपोर्ट पेश करनी है। दैट एवरी एम्प्लॉयर, कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं मस्ट फाइल, उनको फाइल करना है। जिस तरीके से हम एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसी तरीके से ये एनुअल मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जो एनुअल रिपोर्ट है ये भी आपको सबमिट करनी है, और वो भी लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के विद द लेबर इंस्पेक्टर। लिखा हुआ है लेबर इंस्पेक्टर के पास डिटेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेजेस पेड। तो उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में? कि आपने टोटल कितना वेजेस पे किया टू देयर एम्प्लॉइज, कि पूरे साल भर में आपके कितने एम्प्लॉइज से उन्होंने कितना काम किया, कितने दिन काम किया, पूरी डिटेल के साथ में, और उनको कितना टोटल वेजेस पे किया गया, विच मस्ट बी सबमिटेड ऑन फॉर्म 3। और ये भी फॉर्म 3 में ही सबमिट करना है। फॉर्म 3 एक है, उसके अंदर सबमिट करना है एज पर द गाइडलाइंस आउटलाइन इन रूल 22(4). और किसके अकॉर्डिंग? रूल 22(4) के अकॉर्डिंग ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये रूल 22(4) है मिनिमम वेजेस एक्ट का। एसेंशियली इट्स अ डॉक्यूमेंट। तो देखा जाए तो ये क्या है? पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट है दोस्तों, प्रोवाइडिंग कंप्लायंस विद। तो ये एक उस चीज को फॉलो करने के लिए, उस कंप्लायंस को प्रोवाइड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट है विद मिनिमम वेज रेगुलेशन, जिससे कि आपकी कंपनी या जो कोई भी कंपनी है वो मिनिमम वेजेस का जो रेगुलेशन है, जो मिनिमम वेजेस का जो रूल है उसको फॉलो कर रही है या उसको रेगुलेट करने के लिए है बाय रिपोर्टिंग द वेजेस पेड। अब कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपने रिपोर्ट किया लेबर डिपार्टमेंट को कि भैया हम इतना वेजेस पे कर रहे हैं, पे टू द वर्कर्स थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल में हमने पूरे साल भर में कितना उनको वेजेस पे किया, ये उसकी पूरी रिपोर्ट आपको पेश करनी है लेबर डिपार्टमेंट में। आगे समझते हैं फॉर्म 3 में क्या है। सो दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्म। तो एक स्पेसिफिक फॉर्म है यूज टू सबमिट द एनुअल रिटर्न। तो इसको यूज किया ना एनुअल रिटर्न को सबमिट करने के लिए अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल 22(4) क्या कहता है, जिसके बारे में हम बोल रहे थे, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट का रूल 22(4) है। सो दिस रूल विद इन द एक्ट
तो एक्ट में कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की। तो इसके अंदर जो रूल 22(4) है, स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर्स। तो ये एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है टू सबमिट द एनुअल रिटर्न ऑन फॉर्म 3। तो फॉर्म 3 पर आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना जरूरी है लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के, और वो भी एनुअल रिटर्न किसका है, ये आपके वेजेस से रिलेटेड है। सबमिशन टू लेबर इंस्पेक्टर, और ये कहां सबमिट करना है, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर डिपार्टमेंट में। कंप्लीटेड फॉर्म 3, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में फॉर्म 3 मस्ट बी सबमिटेड टू द डेजिग्नेटेड लेबर इंस्पेक्टर। तो ये सबमिट करना है जो भी आपके लेबर इंस्पेक्टर हैं उनके पास में, बाय द एम्प्लॉयर। और कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी के मालिक होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे वो करेंगे, उनको करना जरूरी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इंफॉर्मेशन इज टिपिकली इंक्लूडेड इन द फॉर्म 3, फॉर्म 3 में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि दी गई है एनुअल रिटर्न के लिए। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आपकी कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप ऑफ वर्क। अब साथ में ये भी बताना है कि वो अलग अलग, यानी कि ये 25 लोग हैं जो कि मार्केटिंग में है, ये 25 लोग हैं जो कि अकाउंट्स में है, ये 25 लोग हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट में, अलग अलग ये आपको स्पेसिफाई करना है। टाइप ऑफ द वर्क, मिनिमम वेज रेट एप्लीकेबल। अब उनके ऊपर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं, तो उन्हीं कैटेगरीज में से वो कौन सी कैटेगरी में आपके एम्प्लॉय आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखना है टू द एम्प्लॉइज टोटल वेजेस पेड। अब एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपने सबका मिलाकर के कितना वेजेस पे किया पूरे साल भर में, वो लिखना है। एनी डिडक्शंस मेड फ्रॉम वेजेस। अब इससे पुराने जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम डिडक्शन से संबंधित भी बात कर चुके हैं, उसके भी डिफरेंट वीडियोस हम बना चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। तो अगर डिडक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो अलग वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो डिडक्शंस, अगर कोई भी डिडक्शंस किए गए हैं तो वो भी यहाँ पे नोट करना है। वेजेस में से कोई डिडक्शंस हैं, एवरेज डेली नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड, और साथ में ये भी लिखना है कि आपके कंपनी के अंदर आपके एवरेज डेली नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। ठीक है, मतलब पूरे साल भर में कैलकुलेट करने के बाद में हो सकता है किसी महीने, क्योंकि एम्प्लॉइज क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं, कोई आया कोई छोड़ा, कोई नए ऐड हो गए, कोई 10 नए ऐड हो गए, कई 3 ने छोड़ दिया, तो हर महीने में वेरी करेगा। तो पूरे साल भर में उनका जोड़ने के बाद में उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज पर मंथ के आपके एम्प्लॉइज निकल करके आ जाते हैं। अच्छा, डेली है तो डेली आपके टोटल जो वर्किंग डेज थे उससे डिवाइड करेंगे। अगर आपके जो आपके वर्क डेज थे, मान लेते हैं 365 का ईयर होता है, तो उसमें से आपका ऑफिस लगा मान लेते हैं 300 डेज, तो जितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उनको जितने दिन उन्होंने काम किया उनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपने 360 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पर डे का ये वर्कर्स का नंबर आ जाएगा कि पर डे एवरेज कितने वर्कर काम कर रहे हैं। इस तरीके से करके इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का एक फॉर्म 3 आपके सामने दिख रहा होगा, तो आप अपने बेनिफिट के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। समझते हैं दोस्तों इस फॉर्म 3 के अंदर क्या है, तो देखिए यहां पे फॉर्म 3C रूल 22(4) एनुअल रिटर्न। अब यहां पे एनुअल रिटर्न किस ईयर का दे रहे हैं, बाय द एंडिंग 31 दिसंबर। ये 2024 ले लीजिए, 2023 ले लीजिए, जो भी है, तो 31 दिसंबर को ये आपको सबमिट करना है। मतलब इस ईयर, ये ईयर एंडिंग है, इस वेजेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसको सबमिट करने के लिए 31 दिसंबर का डेट है। यहां लिखा हुआ है नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड द पोस्टल एड्रेस। आपकी कंपनी का जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखा जाएगा। नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द ओनर और कॉन्ट्रैक्टर। तो आपकी कंपनी के जो ऑनर हैं उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो भी यहां पे लिखा जाएगा। नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर वो कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर इन चार्ज ऑफ द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड बाय द कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट और द एसोसिएशन। अब कई बार क्या होता है, ऑनर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनकी एब्सेंस में तो जो पर्सन इन चार्ज होता है, यानी कि पूरे के पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन देख रहा है, उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी उसके ऊपर होती है, तो उनका नाम भी यहां पर लिखा जाएगा, उनके भी एड्रेस लिखे जाएंगे। नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द मैनेजर और द एजेंट इफ एनी। अगर कोई एजेंट है, कोई मैनेजर है, तो उसका भी रेजिडेंशियल एड्रेस यहां पे लिखा जाएगा। नंबर ऑफ डेज वर्क ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्किंग डेज कितने रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छुट्टियां हैं, ये सब निकालने के बाद में जो भी 10-12 छुट्टियां पड़ती हैं उसको कैलकुलेट करने के बाद में, संडेज निकालने के बाद में अब वर्किंग डेज कितने निकले, मान लेते हैं 300 है, 280 है, 290, जो भी कुछ है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ द मैन डेज वर्क ड्यूरिंग द ईयर, अब पूरे साल भर में कितने लोग काम कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया, उनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और एवरेज डेली नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, अब आपके एम्प्लॉयड कितने पर्सन है उसका भी फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है एवरेज डेली नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एग्रीगेट नंबर ऑफ अटेंडेंस। टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे ड्यूरिंग द ईयर बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो आपकी कंपनी के टोटल वर्किंग डेज कितने थे उसको कैलकुलेट करके,
इस तरीके से करके इसको हम निकालेंगे एवरेज डेली नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे ये भी अलग अलग लिखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो एडल्ट हैं और जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन भी कौन से 14 to 18, बेसिकली चिल्ड्रन नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, इसको एडोलेसेंट लिखना चाहिए क्योंकि 14 से नीचे के तो अलाउड ही नहीं है काम करवाना। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली एडोलेसेंट की, तो 14 to 18 ईयर्स वाले जो ब्रैकेट के हैं उनके नंबर आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे। टोटल वेजेस पेड इन कैश, अपनी कंपनी ने टोटल पूरे साल भर में कितना वेजेस पे किया ये लिखना होगा। टोटल कैश वैल्यू ऑफ द वेजेस पेड इन काइंड, सो हम बात कर रहे थे दोस्तों टोटल कैश वैल्यू ऑफ द वेजेस पेड इन काइंड, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन दोस्तों यहां पर दिया हुआ है। कैश वैल्यू ऑफ द वेजेस पेड इन काइंड शुड बी ऑब्टेन्ड, तो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, शुड बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने जो कॉस्ट पे की है एंड द एक्चुअल प्राइस पेड बाय द एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज ने जो एक्चुअल पे किया है फॉर सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज गिवन एट द कंसेशनल रेट, तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके दोस्तों ये आ जाएगा आपका टोटल कैश वैल्यू ऑफ द वेजेस पेड इन काइंड। इसके अलावा दोस्तों कोई भी किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन है, जैसे कि कोई फाइन हो गया, डिडक्शन फॉर द डैमेज और द लॉस, या फिर डिडक्शंस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम पुराने वीडियोस के अंदर पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर इसके बारे में जो डिडक्शंस है इसके बारे में अगर आप डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर जाकर के देखिएगा। अब इस तरीके के यानी कि कितने एम्प्लॉइज के ऊपर आपने फाइन लगाया, कितने का डैमेज या लॉस की वजह से डिडक्शंस को आपने रिकवर किया, या फिर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी की रिकवरी की आपने, तो कितने केसेस है, नंबर ऑफ केसेस कितने कितने हैं, इनको अलग मेंटेन करना है, उसका टोटल अमाउंट कितना है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी के फाइन को आपने डिसबर्स कर दिया, मतलब पहले फाइन लगाया उसको फिर वापस से डिसबर्स कर दिया, तो डिसबर्समेंट फ्रॉम द फाइन्स, तो ABCD यानी कि कितने एम्प्लॉइज का ऐसा केस है, तो पर्पस मतलब क्यों किया ऐसा, टोटल अमाउंट, और ये सब यहां पर आ जाएगा। लास्ट में दोस्तों आ जाएगा बैलेंस ऑफ द फाइन फाउंड इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ईयर के एंड में यानी कि पूरा साल खत्म होने के बाद में आपके हैंड में जो बैलेंस अमाउंट है, तो बैलेंस अमाउंट ऑफ द फाइन फंड, तो फाइन फंड जो है वो हम बात कर रहे हैं कि वो कितना है, ये यहां पर आपको नोट करके रखना है दोस्तों। लास्ट में डेट, किस डेट में ये डॉक्यूमेंट यानी कि जो फॉर्म 3 की हम बात कर रहे थे, ये किस डेट में आप सबमिट कर रहे हैं, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो जिसको ये अथॉरिटी दी गई है ये फॉर्म 3 को सबमिट करने की, तो उनके सिग्नेचर दोस्तों यहां पे रहेंगे। दोस्तों ये सारी की सारी जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो के जरिए, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद में ये सब मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है दोस्तों। वैसे तो पूरे कंट्री के अंदर दोस्तों सारे के सारे जितने भी रूल्स होते हैं लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित, ये मोर और लेस सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ कुछ अलग अलग स्टेट के अंदर कुछ कुछ पॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिल करके इन सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं इनको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये पर्टिकुलर रूल भी ऐसा है कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। कहीं पर हो सकता है दोस्तों कि 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज पर ये एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर दोस्तों हो सकता है कि 100 से ज्यादा के एम्प्लॉइज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे रूल को, हर एक एक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी रूल्स हैं, इन सबको अपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते दोस्तों कि आपको किसी भी रूल की वजह से किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के बाद में मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा या कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित, तो दोस्तों आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरी को, अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप हमको ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ईमेल कर सकते हैं legal@pabbly.com पर। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, तो आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी कंफ्यूजन्स होंगे, उन सबको सॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम मेरे जो भी वीडियोस आएंगे मार्केट के अंदर, तो उन सबका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके
की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।